अधिकार का घर हुआ करता था और आज भी नागपुर में आता हूँ तो अधिकार का घर है। बहुत आपका स्वागत है। आज के अध्यक्ष पांडेवाले साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतासी विशिष्ट व्यक्ति और आप सब भाई जो सुनने आए, आज के समय आप लोग सुनने आए, यही बड़ी बात है, क्योंकि आज सुनता कौन है? सुनता ही नहीं कोई, यही सबसे बड़ा आज का सवाल है हमारा। सुनाने वाले तो कई है, मैं अकेला नहीं कहता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ। हम वो बेशरम है, कोई सुन भी नहीं रहा तो जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि कोई ना कोई एक ना एक दिन किसी न किसी के कान पे से रुई निकल जाएगी, कुछ तो शब्द है वो दिल तक पहुँच जाएंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा। आज का विषय है आज भारतीय जनतंत्र। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम जनतंत्र इस शब्द के मायने बदल चुके हैं या भारत में जनतंत्र है, या भारत में जनतंत्र इतिहास हो गया है, या परिकल्पनाओं जैसा परिकथाओं में जो हम सोचते हैं वो हो गया है। क्योंकि जिस प्रजातंत्र की, जनतंत्र की बात हम करते हैं, जिस प्रजातंत्र में हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो किताबों में रहा है और वो धीरे धीरे, तो ये नहीं कहता कि 2014 से ही इसकी समाप्ति हुई, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें डिटोरिएशन आता गया। और 2014 के बाद तो मानो ऐसा परिवर्तन आ गया कि लोकशाही कहो, प्रजातंत्र कहो, जनतंत्र कहो, डेमोक्रेसी कहो, इसके पूरे मायने ही बदल गए। और दुख की बात ये है कि ये जो मायने बदल रहे हैं, लगातार इसका डेफिनेशन बदल रहा है, इसको इस देश की जनता आंख मूंद के सहन कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का। नेता नहीं है। जिस विचारधारा के लोग आज दिल्ली में बैठे हैं वो पहले भी थे। वो ऐसा नहीं कि 2014 में ही उगाए हैं, वो पहले भी थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस देश की जनता, मैं हमेशा कहता हूं, मुझे गर्व है इस 145 करोड़ की इस जनतंत्र पे और इस जनता पे। और जो लोग मुझे सुनते, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, अज्ञानी हो सकती है, संघर्षशील हो सकती है, तकलीफ में हो सकती है, भूखी हो सकती है, गरीब हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं है। लेकिन मेरे उस कथन को 2014 के बाद मुझे फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वाकई इस देश की जनता अब मूर्खता की ओर भी बढ़ रही है। और जब मैं ये सोचता हूं कि नहीं, मुझे मेरा सोच बदलना पड़ेगा, इसी के बीच में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक के जब नतीजे आते हैं तो लगता है कि नहीं, जनता है, जनता जनार्दन हम जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन अपना सुदर्शन उठाता है। क्या लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, किसको लोकतंत्र बोलते हैं? अभी हमारे बुजुर्ग वक्ता ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। आंबेडकर जी ने कहा कि मुझे डर है कि यदि ये अधिकार लोगों तक नहीं पहुंच गए तो लोगों में उठाव होगा। तब शायद आंबेडकर जी के आकलन में कोई गड़बड़ी ये हो गई कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उस जनता को देखा था, तो उन्हें लगा कि मेरे अधिकारों के लिए भी जनता उठ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि धर्म की अफीम चटाने के बाद इस देश की जनता इस लेवल में पहुंच जाएगी कि फिर संविधान को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा, जूते के तले रगड़ा दिया जाएगा और जनता सिर्फ भगवान का जय घोष करते रहेगी। ये दुख की बात है। हम कहते हैं, कई बार बहुत भीड़ हो जाती है, कई बार बहुत कम लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमारे बुजुर्गों ने, आज भगत सिंह का मंच है यहाँ पे, क्या हमें आज भगत सिंह का नाम लेने का अधिकार है? नैतिक अधिकार है।
मैं तो कहता हूँ भगत सिंह जी का नाम लेने के पहले 3 बार उनसे माफी मांगनी चाहिए दिल से, तभी जाके उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि यदि भगत सिंह को मालूम होता कि जिस देश के लिए वो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं उस देश में ऐसे भी लोग होंगे, तो शायद वो 2 बार सोचते, या फिर वो अपने आप को बचा लेते अंग्रेजों से, क्योंकि उनके पास एक और टारगेट होता जिन्हें उन्हें समाप्त करना होता। आज तो भगत सिंह नहीं। आज हम हमेशा कहते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में क्यों हमारे में से कोई भगत सिंह उठ के खड़ा नहीं होता, क्यों सवाल नहीं पूछता? भगत सिंह होने के मायने ये नहीं है कि असेंबली में जाके बम ही फेंको। भगत सिंह होने के मायने ये भी है यदि कोई गलत हो रहा है, कोई संविधान के खिलाफ हो रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है, तो कम से कम उनको सवाल तो पूछो। जयकारा लगाने में आप इतने मग्न हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं कि आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। 2014 का मैं जिक्र क्यों करता हूं? मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के बाद एक आंधी आई भ्रष्टाचार की। अब जाके मुझे लगता है कि कहीं ये बाहर का षड्यंत्र तो नहीं था। अन्ना हजारे का आंदोलन कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में खेला हुआ कोई खिलौना तो नहीं था, क्योंकि आंदोलन अन्ना का, समर्थन संघ का, और इस पर रोटी 3-4 लोग सेक गए। कहीं अरविंद केजरीवाल सेक रहा है तो कभी नरेंद्र मोदी सेक रहे हैं। फिर एक विकास का मॉडल आया और इस देश की जनता ने विश्वास रखा कि चलो ठीक है, गुजरात का मॉडल है, विकास का मॉडल है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक बार चंद्रशेखर की पदयात्रा जब चल रही थी और मैं इंदौर में प्रिंटेड जर्नल में था, तो हमारे संपादक थे कमलेंदु कंवर, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे और ट्रिब्यून के बाद वो रिटायर्ड हो गए। तो तब चंद्रशेखर जी के साथ मंच पे उस दिन राजवाड़ा के सभा में अरुण शौरी जी थे। तो उस कार्यक्रम के बाद अरुण शौरी जी को प्रिंटेड जर्नल के ऑफिस में बुलाया गया, क्योंकि उनके बड़े व्यक्तिगत संबंध थे हमारे संपादक से। और फिर एक छोटे डिनर का आयोजन किया और उसमें हम उनसे रूबरू होते रहे। तब उन्होंने कहा कि ये क्या तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, यंग लोगों के साथ? किसी ने कोई कह दिया कि संस्कृत का श्लोक है, आप जाते हो किसी पंडित को पूछते हो स्टार्ट किया। किसी ने कहा कि कुरान में ऐसा कह देते हैं, कहा है आप किसी मौलवी की जाके पूछते हो कि कुरान में क्या ये लिखा है, सही है कि नहीं? बोला कुरान, बाइबल, इनके हिंदी और मराठी में भी अनुवाद है। थोड़ा कष्ट करिए, अनुवाद पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि जिन्हें आप पूछने जा रहे हैं वो हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने हिसाब से बताता है, जो वाकई जब तुम रिपोर्टिंग करते हो तो गलत रिपोर्टिंग करते हैं। तो यदि आज कोई सरकार कोई दावा करती है, हम क्यों नहीं उसको जाके जांच परख लेते हैं? मैं एबीपी में एक प्रोग्राम में था और एक बंगाली बड़े बुजुर्ग सज्जन जो अटल जी के समय पीएमओ में बैठा करते थे, वो वहाँ पैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि गरीबी मतलब महंगाई कम हुई, हम जनता को बता नहीं पाए कि महंगाई कम हुई। तो मैंने बोला आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक हुआ और उन्होंने बोला मैं वॉकआउट करता हूँ क्योंकि जो मूर्ख कहा गया। तो संपादक ने मुझे कहा कि अरे बुजुर्ग आदमी है, जरा आप समझाओ। मैंने बोला दादा, मैंने मूर्खतापूर्ण बात इसलिए कहा कि महंगाई कम हो गई ये बताना नहीं पड़ता। हर आदमी जब जाता है मार्केट में और जब उसको पता पड़ जाएगा कि प्याज 2 रुपये में मिल रहा है तो वो खुशी हो जाएगी कि बहुत सस्ता है। मैंने तो 50-100 रुपये लेके जाता हूँ और सब्जी खरीद के लाता हूँ। आप कहते हो महंगाई कम हो गई है और 500 रुपये ले जाके भी वो सब्जी में फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, 600 रुपये की सब्जी हो जाती है, तो वो 4 गाली देते हुए आता है कि बहुत महंगा हो गया। और आप कहते हो कि हम कुछ चीज़ें होती है जो महसूस होती है, वो बताना नहीं पड़ता। मुझे ताज्जुब लगता है कि आज विज्ञापन कर करके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे आपने कर दिया तो जनता आपके साथ वैसे हो जाएगी। ये क्यों बताना पड़ रहा है आपने कर दिया है? कई बार हम बहुत बेसिक चीजें होती है जिस पे ध्यान नहीं देते, और जब बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि वाकई सरकार आपके साथ इतना मजाक कर रही है। बीपीएल परिवार को 700 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। लोगों ने कहा देखो 1200 का सिलेंडर 700 में 500 रुपये कम मिल रहे बेचारों को। अब और बीपीएल सरकार क्या करेगी? देखो इतना कर दिया सरकार ने। कोई कहता है मैं 400 रुपये का कर दूंगा, लोग कहते हैं 400 रुपये में सिलेंडर। देखो सरकार कितना गरीबों का सोचती है। बीपीएल का डेफिनेशन क्या है?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अनुसार जिस परिवार का इनकम हर महीने 2250 रुपये है वो बीपीएल वाला है। आप सब घर चलाते हैं, आप मुझे बताइए जिसका इनकम 2250 है पूरे परिवार का, उसको 400 रुपये का सिलेंडर भी कितना भारी पड़ेगा। क्योंकि वो 400 रुपये आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो जब आपकी तनख्वाह 50,000 है, उसमें 400 रुपये आपको बहुत कम लगते हैं। आप उस व्यक्ति के पास जूते में पैर रख के देखिए, तब आपको पता पड़ेगा कि चुभन क्या होती है, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि गरीबों का उन्मूलन हो जाए। झूठ। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की जनता इतनी महान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री इस देश का ये कहे कि देश में संकट है, बहुत कर्जा है, उतारने के लिए आपसे सहयोग चाहिए, लोगों ने अपने गहने उतार के दिए हैं, ये देश ने ये भी मंजर देखा है। और आज भी इस देश की जनता गद्दार नहीं, आज भी देश को देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि देश प्रगति पे है, 5वीं इकोनॉमी है, 3री बनने जा रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी है, चांद पे चले गए हैं, जीएसटी हमारा बढ़ा है, हम सब कुछ कर रहे हैं। इसी बीच में एक इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड एजेंसी हंगर इंडेक्स रिलीज करती है, और भूखमरी में जब देश 117वें नंबर पे है, हमारे ऊपर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो पूरा देश का कैबिनेट, पूरी सरकार संयुक्त रूप से उस एजेंसी पे हमला बोलती है। पूरा गोदी मीडिया बार बार बोलता है कि ये एजेंसियां हमारे देश को बदनाम करना चाहती है, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहती है, ये फ्रॉड है, ये आंकड़े गलत देते हैं, हमारा देश तो और तरक्की कर रहा है। या तो गरीबी रेखा के नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं, गरीब तो लोग है नहीं, और कहां से हंगर स्ट्राइक होगा। सब बोल रहे दिया होगा, ठीक है, एजेंसी खराब होगी, एजेंसी का गलत आंकड़े दिए होंगे, मान लिया होगा। उसके मात्र 6 दिन बाद तेलंगाना में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले 5 सालों तक मैं 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश का कोई आदमी भूखा मरे। आपका प्रधानमंत्री पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि यदि देश ने 5 किलो अनाज उसको नहीं दिया तो वो भूखा सोता है। जिस देश की 62% जनता भूखी सोती है, देश के उस भीख के दिए हुए अनाज के बगैर वो जी नहीं सकती। कहां की इकोनॉमी हो गए आप? कौन सी आप 3री इकोनॉमी हो गए? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके गले से नीचे निवाला कैसा उतरता है? खिचड़ी का ही आप खिचड़ी नहीं खाते, कैसा निवाला उतरता है कि जब आपने, इसके पहले भी सरकारी थी, इसके पहले भी देश जिंदा था, लोग मरा तो नहीं करते, 5 किलो अनाज तो तब भी नहीं होता था। कोविड के समय जरूर देना था, और वो कोविड की बात, उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में क्यों आया? क्योंकि 2014 के बाद आपने देश की आर्थिक स्थितियां ऐसी कर दी कि वाकई इस देश के 62% लोगों को सरकार के अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है। मोदी है तो आने वाले समय में यदि 100% लोग 5 किलो के अनाज पे शिफ्ट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये स्थिति आ गई है, क्योंकि इस देश का किसान कब तक लॉस का धंधा करेगा। नागपुर की बात है, नागपुर में इंप्रेस टेक्सटाइल मिल थी, टेक्सटाइल मिल की ही बात हो रही है। आदरणीय रुईकर साहब ने टेक्सटाइल का यूनियन बनाया। क्या टाटा की कोई कंपनी लॉस में थी? टीसीएल, एशिया में जितना पैसा टीसीएल प्रॉफिट कमाती है, टेल्को प्रॉफिट कमाती है, टाइटन प्रॉफिट कमाती है, नई नई वर्टिकल्स टाटा खड़े कर रहे हैं। क्या टाटा के पास कभी पैसे की कमी थी? लेकिन वो बिजनेसमैन है। एक कंपनी लॉस में आ गई, उसने बंद कर दी प्रेस मिल, लेकिन इस देश का किसान उस टाटा का भी बाप है। वो 1947 में आजादी मिली, तब से आज तक एक साल ऐसा नहीं है कि जब किसानों ने प्रॉफिट कमाया होगा। हर साल किसान लॉस में धंधा करता है, लेकिन वो धंधेबाज व्यापारी नहीं है। उसका एक दायित्व है कि मैं भले ही लॉस करूं, हर बार मेरे घर का चीजें बेचूं, मेरी खेती बेचूं, लेकिन मैं लगातार अनाज उगाता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस देश की जनता का पेट भरना है। जब इस देश का किसान लगातार ये कहता है, उस किसान को आप कहते हैं कि आपकी आय दुगनी कर देंगे 2022 में, 2024 हो गया,
और जब हम कहते हैं कि आय दुगनी कैसी होगी, तो बोले दुगनी होगी, पहले 100 थी अब 200 होगी। लेकिन पहले 100 थी नहीं, बोले आप मूर्ख हो, आपको पता नहीं, पहले 100 ही थी अब 200 हो गई। अच्छा 200 भी कहाँ से होगी, बोले हम बोल रहे ना होगी। तो मैंने बोला उसका इनपुट भी बढ़ गया है, बोले पता नहीं कहाँ से रेट लाते हैं, यूरिया सबसे सस्ता हो गया देश में, इतना सस्ता यूरिया कभी बजा नहीं, बीज तो फ्री में मिल रहा है, पानी और बिजली किसानों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसका इतना है, भंडारण के लिए इतनी व्यवस्था है, और किसान जब मार्केट में उपज लाता है तो सरकार के ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं कि आओ माए बाप ट्रैक्टर खड़ा है, आप सामान रखिए, लेने वाला वहाँ खड़ा है। ये स्थिति है इस देश की, ये बताई जाती है। और आश्चर्य की बात है, मोदी मीडिया इस पर तालियां बजा के कहता है जय क्या साहब, क्या आपने नया युग की शुरुआत की है, नवयुग की शुरुआत की है, आप भगवान हैं, आप विष्णु के अवतार है, और फिर जनता भी मानने लगती है। और एक आध किसान जब आत्महत्या करता है तो कहते हैं कि रामलला का मंदिर अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किस भारत की बात करते हैं? इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद इनको इंडिया से एलर्जी आती है। आप कहते हैं हम भारत है, कौन सा भारत है आपका? किस भारत का रेखांकित करते हैं, किस भारत को आप? उस भारत को रेखांकित करते हैं आप जहां अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए जाते हैं, या उस भारत को रेखांकित करते हैं कि दिए बुझने के बाद गरीब बच्चे उस दिए से तेल निकाल के 2 महीने तक अपने घर की किचन की व्यवस्था करती है? कौन सा भारत है, सरकार को बताना होगा। और उन बच्चों को लाठों से पीटा जाता है क्योंकि वो तेल उठा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, मुझे शर्म नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं बाकायदा मंदिर में जाके जल भी चढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उतने ही विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस अयोध्या में मेरे राम लला कभी प्राण प्रतिष्ठित होंगे ही नहीं। मेरे राम तो शबरी के बेरों में है, मेरे राम तो केवट के बोट में है, मेरे राम करोड़ों के मंदिर में नहीं है, और मेरे राम कतई वो सहन नहीं करेंगे। यदि आज राम जिंदा होते तो सबसे पहले रावण समझ के इन लोगों का वध करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी स्वागत में 25 लाख दिए जले, और फिर गांव के गरीब बच्चे यदि वो दिए का तेल निकाल के जाए तो आप उसको लट पाए। ये स्थिति है। देश में कहते हैं कि हमने कोविड दिया, कोविड का वैक्सीन दिया, वैक्सीन दिया, वैक्सीन दिया। अरे कितना मूर्ख बनाओगे। हम इसी देश में पैदा हुए हैं, हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए। वैक्सीन कभी सरकार ने बेचे ही नहीं। हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, गांव के हॉस्पिटल में टीका तब भी फ्री मिलता था, आज भी मिलता है। पहली बार इस देश में टीका बेचने का काम मोदी सरकार ने किया। भला हो सर्वोच्च न्यायालय का जब उसने डंडा किया तब उन्होंने कहा कि नहीं ये मांग रहे थे तो हमने दे दिया। अरे वो तो भले ही मांगे, लेकिन तुम्हें तो अक्ल थी। राज्य सरकारें भले ही मांगे कि हम खरीद रहे तुम दे दो, लेकिन तुम तो बोलते कि क्या वैक्सीन बेचने के लिए होती है? वैक्सीन तो देश के लिए है। फिर कहते कि वैक्सीन दी तो किसने दी? मोदी जी ने दी। और वैक्सीन अपने देश में बनी। बताओ, मोदी जी है तो देश में बना। पर देश में वैक्सीन सालों से बनती आ रही है। हमारे देश में जो वैक्सीन का बेस बना है, और पूना में जो कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, उसको यूनाइटेड नेशंस ने फंड किया है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को जब अफ्रीका को वैक्सीन देनी थी, और जब उन्होंने कहा कि साहब मेरी कैपेसिटी नहीं है मेरी इतनी, तो उन्होंने कहा हम फंड देते हैं, आप हमारे लिए जॉब वर्क करो। हम जॉब वर्क करने वाले कंपनी है। आप टोयोटा खरीदते हो, आप टोयोटा का हाइब्रिड इंजन भाव 3.5 साल का मीटिंग है हमारे देश में। 3.5 साल, आज 50,000 रुपये मिलो, 3.5 साल बाद मिलेगा। और ये बोलते आत्मनिर्भर भारत, वो कैसा है? 3 प्रोडक्ट आता है, 60% उस पर एक्साइज लगती है। पूरी टोयोटा बाहर से आएगी तो 100% उस पर ड्यूटी लगेगी। वो 3 पार्ट में लाता है, बॉडी, इंजन और वो जो उनका जो सर्किट बोर्ड है 3, यहाँ आके असेंबल करता है, बेचता है। और हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पे देश चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तो वो है कि जो किसान है तुम्हारे भरोसे जिंदा नहीं है। 6,000 रुपये आप बोलते हो सम्मान राशि, कौन सी सम्मान राशि है 6,000 रुपये में? आप में से कई लोग होंगे जो किसान है। मेरे भी घर में खेती है, मेरे मामा भी खेती करते हैं, मेरे दादा भी खेती करते थे। हमने खेती में भी काम किया है, बचपन में हम भी जाते थे खेत में। 2.5 एकड़ में 6,000 रुपये में क्या कर सकता है आदमी? बीज भी खरीद सकता है आज के डेट में। जब आप उसको 6,000 रुपये दोगे तो किसान क्या करेगा? जब खेती में काम ही नहीं आएगा तो खा पी नहीं लेगा। आत्मसम्मान राशि,
भीख देते हो, सम्मान राशि बोलते हो, पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हो। अभी आंकड़े आए हो सरकार के, रोजगार कम हो गया, बेरोजगारी कम हो गई। जब इस सरकार के आंकड़े आए, बेरोजगारी कम हो गई, तभी महाराष्ट्र में पटवारी की अपॉइंटमेंट निकली, 6000 पटवारी, 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 3 सेक्टर में एग्जाम हो रही थी। ये गरीबी का आलम है हमारे यहाँ, बेरोजगारी का। 6000 पटवारी के लिए 12 लाख लोग अप्लाई करते, शर्म आनी चाहिए सत्ताधीशों को। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने देखा कि ये कैसा कहते हैं, तो मैं पोर्टल में जाकर रिपोर्ट पूरी डाउनलोड करी और रिपोर्ट पढ़ी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि जो किसान खेती में काम करता है और साल में उपज बेचता है, उसको पैसे आते हैं, वो भी रोजगार है। यदि इस देश का किसान रोजगार है, रेडी वाला रोजगार है, पकौड़े वाला रोजगार है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भिखारी भी रोजगार है। वो बेचारा भीख मांगता है, उसको चेहरे पे वो एक्टिंग करनी पड़ती है, दया दिखानी पड़ती है, उसको अपने फटे हुए कपड़े मेंटेन करने पड़ते हैं, गंदगी में बैठना पड़ता है। कोई भिखारी आपको संगमरमर के बूते में नहीं बैठता, गंदगी में बैठता है, नाले के पीछे स्मेल आती है, वो पूरी प्रताड़ना सहन करता है क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है। और फिर आखिरी दिन के आखिर में 200 रुपये लेके जाता है, क्योंकि आजकल कोई 5 रुपये का नोट तो है नहीं, सिक्का भी कोई रखता नहीं, तो 10 का नोट देके निकल जाता है, किसी के मन में दया है तो वो 200 रुपये करके इकट्ठा करके ले जाता है। तो वो अच्छा लेबर है, उसने रोजगार ढूंढ लिया है, वो आत्मनिर्भर हो गया है और हमारे नेताओं से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भीख मांगता है तो दुआ देता है। हमारे जब चौराहे पे गाड़ी रुकती है तो किन्नर डायरी बजाते हुए आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद लग जाएगा, दिल से आशीर्वाद देते हैं, 5 रुपये या 10 रुपये लेके जाते हैं। वो हमारे नेताओं से भी अच्छा है, क्योंकि 5 साल में एक बार भीख मांगने आते हैं और 5 साल में भीख आप दे देते हो, और भीख देने के बाद फिर आपको जूते मारने के लिए वो खड़े हो जाते हैं और हम भीख देके उससे जूते मरवाते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, कोई नेता राजस्थान में किसी बाबा, पीर बाबा के पास गया था। उस पीर बाबा की खासियत यह है कि वो आशीर्वाद के रूप में पैर की चप्पल निकाल के धड़ाधड़ मारता है। तब जब मैंने पीर बाबा को देखा तो मुझे याद आया कि इस पीर बाबा ने जो आइडिया है ये भारत के नेताओं से ली हुई कि 5 साल में एक बार भीख लो और जो 5 साल तक जूते मारो, जूते मारो और एक जूते सही करो। जीएसटी की बात करते कि हमारा जीएसटी बढ़ा है। जब जीएसटी का आंकड़ा आता है तो गलत है भी नहीं। जीएसटी जब 1,60,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ पहुंचता है तो अपने को भी लगता है जीएसटी बढ़ा है। जीएसटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। एक सीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, और एक तीसरा जीएसटी होता है जो इंपोर्ट पे किया जाता है। इंपोर्ट पे जो ड्यूटी आती है या जो बिल ट्रैवलिंग होते हैं उससे होता है। हमारा स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों मिला के भी इंपोर्ट पे जो जीएसटी लेते हैं उससे कम है। जिस देश में इंपोर्ट पे टैक्स कमाती है सरकार, वो कभी भी इकोनॉमी फल ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने देश की करेंसी, अपना चीज बाहर भेजते हो, अपनी करेंसी बाहर भेजते हो, अपने डॉलर बाहर भेजते हो, बाहर से माल खरीदते हो और उस खरीदे हुए माल पर टैक्स लगा के बोलते हो कि हमने पैसा कमाया। समझ में नहीं आया क्या है। अभी वक्ता कह रहे थे कि गरीब ज्यादा बड़ा गरीब हो रहा, श्रीमंत ज्यादा। एक इकोनॉमिकल थ्योरी है, एक वी मॉडल होता है इकोनॉमी का और एक के मॉडल होता है इकोनॉमी का। वी मॉडल वो है कि जहां गरीब भी तरक्की करता है और रईस भी तरक्की करता है और दोनों वो देश के विकास की तरफ ले जाते हैं। और एक के मॉडल है जिसमें श्रीमंत और श्रीमंत होता है और गरीब और गरीब होता है। आज हम के मॉडल में बैठे हुए हैं। आज हमारे देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है और आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। जब आत्महत्या करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बीमार था इसलिए मरा। मैं एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी शायर है, उसकी एक नब्ज में थे और दिल छू गई और लगा है कि मेरे देश में वाकई जो स्थिति है वो आज है। वो कहता है, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन जो आ रहा था नेता के घर गया, चढ़ती रही मजार पर चादरें तो बेशुमार, बाहर जो फकीर था सर्दी से मर गया।
और रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। और अंत में दो लाइनें कहता है, चेहरा बता रहा था कि यह मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि यह मरा है भूख से, हकीम ने कह दिया कि कुछ खा के लगे। ये वास्तविकता है हमारे देश की। राशन 5 किलो आता है, वास्तविकता जाके देखिए कितने लोगों को मिलता है, कितना बाहर बिकता है। कई गरीब ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं कि उनका राशन आ गया है। वो कहते हैं कि वो 5 किलो का राशन बोले बंद हो गया, सरकार ने बंद कर दिया। अभी नवरात्र में कोई राशन नहीं मिलेगा, नवरात्र के बाद चालू होगा। अभी उपवास है नवरात्र के, इसलिए राशन बंद हो गया है। और वो मान लेता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है और सारा राशन बिक जाता है। महाराष्ट्र में इतनी किसानों की आत्महत्या होती है और हमारे यहाँ आंकड़े छपते हैं। यवतमाल में जनवरी में 32 लोगों ने आत्महत्या की किसानों ने, उसमें से सरकार ने 22 लोगों का क्लेम ले लिया। 10 का क्या हुआ? कलेक्टर ने उसको आत्महत्या नहीं माना। क्यों नहीं माना? चढ़ावा नहीं चढ़ा? क्या हुआ? किसानी तो था, बीमारी से मर गया तो भी आत्महत्या के नाम पे कुछ तो दो, इतना तो दायित्व करो। जब बड़े बड़े लोगों के तुम इतने करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करते हो और फिर उसके बाद कहते हो कि हमने कर्जे माफ नहीं किए, भयानक डाटा है कर्जों का। एक आज ही आपके लिए विलास भाव एक अच्छी भी खबर है। आज ही जो छत्तीसगढ़ का फेमस केस 508 करोड़ रुपए बघेल को दे दिए असीम दास ने, आज कोर्ट ने उसकी पेशी की और कोर्ट ने उसका दूसरा लेटर रिकॉर्ड पे लिया। उसने दूसरा लेटर लिया और दूसरे लेटर में बताया कि मैं किसी नेता को नहीं जानता, मैंने किसी नेता को एक पैसा नहीं दिया, मैंने कभी जीवन में कैश का काम नहीं किया। एक अंग्रेजी में मेरे सामने इन्होंने लाया और बोला साइन करो, मैंने करा। मैं 10वीं पास हूं, मुझे अंग्रेजी आती है। महादेव ऐप का मालिक मेरा दोस्त था, बचपन का, गांव का। अब वो दुबई गया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे दुबई बुला लिया। तो उसने कहा कि कुछ काम कर, तू ठेके पे काम कर, मुझे मैं ठेके दिलवाऊंगा। तो मैंने बोला भैया पैसे लगेंगे? तो उसने कहा पैसे दे दूंगा ना मैं। तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा, रायपुर, दिल्ली आया, दिल्ली से एयरपोर्ट का टिकट उसने रायपुर का दिया, रायपुर उतरा। उसके पहले उसने मुझे एक एप्पल फ़ोन दे दिया, आईफोन, दुबई में, कि अब तू धंधा करेगा तो आईफोन यूज़ करना। बोला उसी फ़ोन पे मुझे मैसेज आ गया कि अब तू छोटा आदमी नहीं रहा है, तेरे लिए बाहर एक गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में चाबी दे देगा, गाड़ी लेके तू होटल जा। मुझे और खुशी हुई कि गाड़ी भी मिल गई, मतलब भगवान को क्या मांगो और क्या मिल गया। गाड़ी लेके होटल में आया। उसको बोला कि अभी गाड़ी इधर ही पार्किंग में खड़ी कर, एक आदमी आएगा पैसे लेके तेरे को धंधे के लिए। एक आदमी बैग लेके आया मोटरसाइकिल पे होटल के पार्किंग में। वो बैग मैंने डिक्की में रखा। उसने कहा ऊपर मत ले जाना होटल में, वो देखते हैं होटल वाले एक्सरे में। तो मैंने गाड़ी में रखा। मैं कमरे में गया, 15 मिनट में गिरी वाले आ गए, बोले तुम्हारी गाड़ी में पैसा मिला। वो गाड़ी बीजेपी के नेता के भाई के नाम पे थी, उसे किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद तुरंत, ये 4 नवंबर की बात बता रहा हूँ, 7 नवंबर को वोटिंग था छत्तीसगढ़ में, और ईडी ने प्रेस रिलीज दे दिया कि एक कैश हैंडलर पकड़ा है महादेव ऐप का, 5 करोड़ उसके पास कैश नहीं है, और उसने क्लेम किया है कि उसने 508 करोड़ बघेल को दिए हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। और फिर ये हमारे रंगा बिल्ला चालू हो गए एक लाइन से, 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए, 508। और बघेल बाबा बोलता रहा कि मैं जानता भी नहीं इसको, कौन से 508 करोड़ रुपए। आंकड़ा ऐसा बताओ तो लोगों को विश्वास हो जाए। 500 करोड़ बोलते तो विश्वास नहीं करता, 508 कर दिया उसको, और वो जेल में, उसको कुछ भी पता नहीं। उसका रिमांड लिया 7 दिन तक, उसका स्टेटमेंट है जज के सामने। साहब 7 दिन तक इन्होंने मुझे बिठा के रखा, एक सवाल भी नहीं पूछा। मैं जेल में गया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने तो सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए, तूने कितने कमाए? उन्होंने बोला कौन सीएम? बघेल साहब। अरे मैं तो कभी मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को मालूम है। तब जाके उसने जेल से चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी बाहर आई, जब हम लोगों के पास आ गई तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी फर्जी है। आज कोर्ट ने वो चिट्ठी लगवा ली है रिकॉर्ड पे। उसने कहा कि माय लॉर्ड,
वो जो अंग्रेजी में लिखा है मेरे को कुछ भी नहीं समझा, मैंने साइन किया, ये मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, आप इसको करो। उसमें वो कहता है कि साहब सीसीटीवी फुटेज है होटल का, उसमें देखिए मोटरसाइकिल वाला आदमी आके मेरे गाड़ी में पैसा रखता है कि नहीं, उसको पकड़िए आप। लाल डायरी की बात होती है हमारे यहाँ। अरे भाई 56 इंच का सीना है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है कि जो चाइना की तरफ देखता है तो चाइना पीछे हट जाता है, 4 लाल आंखों से देखता है, तो विश्व गुरु है। हम इजराइल में और हमास में घुस जाते हैं और बोल देते हैं कि युद्ध मत करो। हम रशिया को औकात बताते हैं कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना, तुम साथ में रहो, अच्छे रहो। इतने बड़े आदमी हो आप। लाल डायरी जिसके पास है उसको 2 लपड़ मार के लाल डायरी ले लो, अशोक गहलोत को जेल में डालो, खत्म कराए भ्रष्टाचार। लाल डायरी का हाथ नहीं लगाएंगे। पूरे चुनाव में लाल डायरी चले, लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में क्या है, क्योंकि उस लाल डायरी में कुछ है ही नहीं। एक नया पैटर्न निकला है अपने देश में आज के डेट में। जब प्रजातंत्र की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहता है कि प्रजातंत्र में विरोधी पार्टी का रोल होता है। ये 2 पहिए हैं प्रजातंत्र के रथ के, विपक्ष तो होना जरूरी है।